हेलो, वेलकम इन एके स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जांपल्स 4 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन भी देखेंगे। मतलब क्या है कि ये जो वीडियो रहेगी आज वाली, इसको करने के बाद आप एक्सरसाइज 14.2 खुद से भी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 14.2 को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो सभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है। देखो यार, इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि अपने पास कुछ एक्सियोम्स हैं, ये उनको फॉलो करती है, या फिर एक्सियोमेटिक डेफिनेशंस हैं, ये उनको फॉलो करती है। एक्सियोमेटिक डेफिनेशन क्या क्या है, आपको ये 3 स्टेटमेंट्स याद रखनी है सर। पहला, समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ओमेगा जहाँ भी आप देखोगे उसका क्या मतलब है, फिर आगे बात करेंगे। देखो, ओमेगा का मतलब है आउटपुट जो भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे आप सैम्पल स्पेस के बारे में जानते हैं, तो भाई सैम्पल स्पेस में क्या लिखते हैं हम, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको लिस्ट कर देते हैं सेट के रूप में, है ना। यानी कि यहाँ पे जैसे ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ये सभी क्या है, ये सभी आउटपुट जो आ सकते हैं। जैसे अगर आपने मान लो कोई एक कॉइन उछाला, तो आपके पास क्या क्या आ सकता है उसको आप लिस्ट करते हो ना सैम्पल स्पेस में। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। तो समझ लो कि यहाँ पे ओमेगा 1 की वैल्यू हेड है, ओमेगा 2 की वैल्यू टेल है। तो जैसे यहाँ पे जो जो आ सकता है उसको मैं से दिखाते हैं, तो एक जनरल तरीके से मान लिया गया कि जो भी आउटपुट हैं उनको हम ओमेगा की फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, इस तरह से ओमेगा n, मान लो टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट में। समझ में आ गया ओमेगा क्या चीज़ है। आप देखो, अब आपको समझ में आ जाएंगे कि भाई ये जो एक्सियोमेटिक डेफिनेशंस हैं ये क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाई किसी भी आउटकम को आप उठा लो, है ना, इसको जनरली क्या बोल दिया गया, ओमेगा आई। ओमेगा आई, आई की वैल्यू 1 रखोगे तो ओमेगा 1 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 रखोगे ओमेगा 2 हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 रखोगे ओमेगा 3 हो जाएगा। मतलब क्या है कि जितने भी आउटपुट हैं उनको अगर एक एक करके उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो वो प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर आएगी, ठीक है। तो ये तो आपको समझने में कुछ खास दिक्कत हुई नहीं होगी कि इसका क्या मतलब है। मतलब हर एक एलिमेंट को उठाते जाओ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते जाओ, ठीक है। जितने भी आउटपुट सैंपल स्पेस के अंदर हैं, जितने भी एलिमेंट सैंपल स्पेस के अंदर हैं, क्लियर होगी बात। दूसरी बात क्या है कि सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी इसके ऑब्जेक्ट्स हैं या सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन सभी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाली जाए और अगर जोड़ा जाए तो 1 आना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा n, ठीक है, इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, अप टू n तक, तो ये 1 आना चाहिए। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अभी पहले पहला और दूसरा पॉइंट एक एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं आपको तीसरा पॉइंट समझाऊंगा। पहले ये पहले 2 पॉइंट एक एग्जांपल समझो। मान लो कि आपके पास 2 सिक्के हैं और आपने उनको टॉस किया। तो अगर आपके पास 2 सिक्के हैं और आप उनको टॉस करते हो तो क्या क्या आ सकता है आपके पास। हेड हेड एक आउटकम ये आ सकती है, या फिर हेड टेल दूसरी आउटकम ये आ सकती है, या फिर टेल हेड तीसरी आउटकम ये सकती है, या फिर टेल टेल, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। अगर आपने इनको सेट के रूप में लिख दिया तो ये सैंपल स्पेस आपके पास क्रिएट हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो सैंपल स्पेस की आउटकम है उन्हीं को यहाँ पे ओमेगा बोला गया बस। यानी कि आप ऐसे समझो, ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, ये ओमेगा 3 है, ये ओमेगा 4, ठीक है। तो पहले हमें इन दोनों पॉइंट्स को देखना है कि क्या यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बोला गया था कि प्रोबेबिलिटी निकालो हर एक आउटपुट की, ठीक है, वो इस रेंज में लाई करनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ओमेगा 1 की जगह क्या है, एच एच है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच निकाला मैंने। तो मैंने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 सैंपल पॉइंट है, जिसमें से एक है हेड हेड, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, ठीक है। इसी तरह से हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4, टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4, टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। तो यहाँ पे आप देख पाओगे हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो इसी रेंज में लाई करती है, 0 से बड़ी या बराबर, 1 से छोटी या बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलग से लिख के दिखा भी दिया है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड इसी रेंज में है, हेड टेल की प्रोबेबिलिटी भी इसी रेंज में है, टेल हेड की प्रोबेबिलिटी भी इसी रेंज में है, और टेल टेल की प्रोबेबिलिटी भी इसी रेंज में है। मतलब हर एक आउटपुट जो भी था, है ना, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये ओमेगा 1, ये ओमेगा 2, ये ओमेगा 3, ये ओमेगा 4, हर एक आउटकम जो था उसकी जो रेंज है प्रोबेबिलिटी की वो 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर ही आ रही है। तो ये इसको तो फॉलो कर रही है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था, याद करो कि भाई जितने भी आउटपुट हैं सभी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के सम निकाला जाए उन प्रोबेबिलिटीज़ का, तो 1 आना चाहिए। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आउटपुट हैं, ओमेगा 1 की जगह हेड हेड है तो ये आ गया,
ओमेगा 2 की जगह हेड टेल है तो ये हो गया, फिर ये ओमेगा 3 की जगह है, ये ओमेगा 4 की जगह है। इन सभी को मैंने सम निकाला, इन सबकी प्रोबेबिलिटी का अलग अलग करके, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सबकी भाई 1/4 1/4 1/4 है ना, तो 4 बार 1/4 जोड़ोगे तो ये 4/4 यानी कि 1 ही तो आएगा। तो मतलब ये इसको भी फॉलो कर रही है। तो आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि फर्स्ट वाले का क्या मतलब था, सेकंड वाले का क्या मतलब था। देखो जो थर्ड वाला है ना, इसको हम हमेशा चेक नहीं करेंगे, जब निकालना होगा तभी निकालेंगे। थर्ड वाला बेसिकली क्या कहता है, थर्ड वाला बेसिकली कहता है कि अगर कोई इवेंट है, आपने सैंपल स्पेस से कोई भी इवेंट क्रिएट किया, मान लो वो इवेंट है ए, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालोगे, जितनी भी आउटकम ए को बिलोंग करती हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कर दो, है ना। ऐसे शायद समझ में ना आया हो, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ए कोई इवेंट है, इस केस में जब 2 सिक्के उछाले गए हैं ना, 2 कॉइन्स वाले केस में मान लेते हैं कि ए कोई इवेंट है दैट आइदर 2 हेड्स और 2 टेल्स कम, ठीक है। मैंने क्या बोला कि या तो दोनों के दोनों हेड आए हों या फिर 2 टेल्स आए हों, बीच में और है, ठीक है। तो बताओ मुझे ए में क्या क्या आ सकता है, दोनों हेड यानी कि या तो एच एच हो सकता है या फिर दोनों टेल या टी टी हो सकता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएंगी आउटकम, ए के अंदर, ठीक है। तो ये 2 आउटकम जब ए को बिलोंग कर रही हैं और मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर 2 हेड्स और 2 टेल्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनकी अगर अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम निकालूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल कितनी थी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड कितनी थी 1/4, अभी आपने ऊपर देखा सबकी 1/4 ही तो थी, तो इनको जोड़ोगे 1/2 आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो केस है इसमें इन सभी की प्रोबेबिलिटी इक्वी लाइकली है, तो अगर हम इनको अलग अलग सम ना करें, डायरेक्ट देख लें कि भाई 2 आउटकम ए के फेवर में है, टोटल आउटकम है 4, टोटल आउटकम है 4, तो 2/4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन हर केस में जो आउटकम्स होती हैं वो इक्वली लाइकली नहीं होती हैं, वो केस केस पे डिपेंड करता है। तो जब इक्वली लाइकली नहीं होंगी तब भी ये तरीका वहां पे फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इक्वली लाइकली हो तब क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 अगर आप कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटीज पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें बोला गया है कि लेट ए सैम्पल स्पेस इक्वल टू दिस, कोई सैम्पल स्पेस है जिसमें जो सैम्पल पॉइंट है वो ओमेगा 1 ओमेगा 2 से लेके ओमेगा 6 तक गए हैं। हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज टू ईच आउटकम्स आर वैलिड, कौन कौन वैलिड है। तो इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी का ही इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली ये दोनों कंडीशन हमें चेक करनी है, और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम इसको भी, ठीक है ना, फॉलो करते हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, सैम्पल पॉइंट्स की अलग अलग निकाली जाएं तो सभी 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ पार्ट ए की, पार्ट ए मतलब ये सारी चीज़ों पे कंसीडर करो आप, ठीक है ना, और कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए, आपका यहीं पे रहना चाहिए। तो इसमें आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 कितनी है 1/6, जो कि 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर वाला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ऐसे ही देखो सब कुछ 1/6 है, तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर को, ठीक है ना, फुलफिल कर रही हैं। तो मतलब पहला पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर इन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ दिया जाए तो 1 आना चाहिए। तो जोड़ के देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6/6 यानी कि 1 आएगा। तो हम ये क्या बोलेंगे कि हाँ ये वैलिड है, ठीक है, ये क्या है, ये वैलिड है ना। इसको आप आराम से लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। लिख के कैसे दिखाओगे, आप ऐसे लिख देना फॉर ऑल ओमेगा आई बिलोंग्स टू सैम्पल स्पेस, ठीक है, जो पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई इस रेंज में लाई कर रही है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरे वाले में क्या बोलोगे, इन सभी की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दोगे, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितनी बार, 6 बार, कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया, ये 5वां, चलो यहाँ लिख देते हैं छठा, ये आ गया 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वैलिड है। अगर आपको लिख के दिखाना है तो ऐसे करो, अगर एक नंबर में डायरेक्ट यस या नो बताना है तो फिर आप सीधा लिख दो वैलिड है, ठीक है। अगर आपको करके दिखाना है तो कैसे करेंगे हमें बता दिया, ठीक। बी पार्ट में देखें अगर हम, तो ये भी वैलिड है। बी पार्ट में भी क्या है, ये वैलिड है। वैलिड क्यों है,
क्योंकि आप जितनी भी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे देख रहे हो पार्ट बी को मैं इस बार हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें आप देखो जो ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, ओमेगा 2 की 0 और 3 की 0, इस तरह से बाकी सब 0 है, एक 1 है। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी देखें अगर हम अलग अलग, तो सब इस रेंज में ही तो लाई कर रही हैं, 0 से बड़ी या बराबर हैं, ठीक है, ओमेगा आई, और 1 से छोटी है या बराबर है, ठीक है। तो मतलब और इन सबको अगर हम जोड़ें, इन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। जोड़ के 1 आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो, फिर से देख लो, सबको जोड़ के 1 आना चाहिए और सारी प्रोबेबिलिटीज इस रेंज में होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा, बी पार्ट समझ में आ गया। अगर मैं इसके सी पार्ट की बात करूँ, सी पार्ट समझ रहे हो ना, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ी क्या है, ये देखो ये नेगेटिव आ गया, प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटी नहीं होगी, यानी नेगेटिव नहीं आ सकती किसी की भी, तो ये नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड, ये वैलिड ही नहीं है। हम बाकी चीज़ें चेक ही नहीं करेंगे, जैसे हमें कुछ नेगेटिव दिख जाए या 1 से बड़ा दिख जाए, चेक ही नहीं करना बाकी कुछ, ठीक है, वैलिड ही नहीं है, सीधी सी बात है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ डी पार्ट की, डी पार्ट देखो ये रहा, ठीक है। डी पार्ट में बाकी सब कुछ तो ठीक लग रहा था, लेकिन ये वाली चीज़ देखो, ध्यान से देखना, 3/2, यहाँ पर जो 3/2 है वो क्या चीज़ है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 6, है ना, ओमेगा 6 की प्रोबेबिलिटी है 3/2 इस केस में, ठीक है। अब जो 3/2 है यार, ये तो 1 से बड़ा होता है, 3/2 जो होता है ये 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए कुछ भाई, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम कहेंगे दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है, ये वैलिड नहीं है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ इसके लास्ट पार्ट की, यानी कि ई पार्ट की, तो तो यहाँ पर देखो, अगर हम इंडिविजुअली देखें तो ये 0-1 के बीच में ये रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है ना, 0 से लेके 1 तक है, सब कुछ ठीक है। यानी कि पहली कंडीशन तो ठीक है, पहली जो कंडीशन थी कि P ऑफ ओमेगा आई, ठीक है ना, इस रेंज में लाई करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है इसको, ये ठीक है यहाँ तक, ठीक है। सब 0 से बड़े और 1 से छोटे हैं, तो मतलब इसके बीच में तो आ ही जाएंगे। लेकिन अगर हम इनका सम निकालें ना, लेकिन अगर हम इनका सम निकालें सर, मतलब क्या कि अगर मैं इनको प्लस कर दूं यहाँ पे, ठीक है, चलो प्लस करके देख लेते हैं। अगर मैं इनको प्लस करूं तो कितना आएगा, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, यानी कि 2.1, सम तो 2.1 आ रहा है, जो कि 1 के बराबर नहीं आया, तो मतलब ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही लेकिन दूसरी वाली नहीं हो रही। तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, हम इसको भी बोलेंगे दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, इस पर किस तरह का क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है कि जितनी भी आउटकम सैंपल स्पेस के पास हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी समान होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई सैंपल स्पेस है अपने पास जिसमें ये सारी आउटकम्स आती हैं, एंड ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, सारी आउटकम्स, ठीक है, समप्रायिक हैं, समप्रायिक यानी कि बराबर बराबर प्रायिकता या फिर प्रोबेबिलिटी वाली, ठीक है। अब जब सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है तो मान लेते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है हर एक की वो है स्मॉल p, है ना। जितनी भी आउटकम सैंपल स्पेस में है, जहाँ भी आप ओमेगा देखो समझ जाओ कोई आउटकम है, सैंपल स्पेस कोई पॉइंट है बस, ठीक है। तो जितनी भी आउटकम सैंपल स्पेस में है, सबकी हर एक की इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो इतनी है। याद रखना, सबका सम की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हर एक सैंपल पॉइंट की स्मॉल p है। और जो स्मॉल p है ना जनाब, वो इसको फॉलो करती है, मतलब कि किसी की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं है, ना ही 0 से छोटी है, सब 0 से बड़े या बराबर और 1 से छोटे या बराबर है सबकी प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो अगर ये है तो हमें पता है भैया कि अगर सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को जोड़ा जाए, है ना, इनका समेशन निकाला जाए, तो 1 आना चाहिए। अभी हमने पढ़ा सबको जोड़ के 1 आता है, ठीक है। अब क्योंकि ये आई की वैल्यू 1 से लेके n तक गई है ना, ओमेगा 1 से लेके ओमेगा n तक है, तो ओमेगा 1 निकालोगे उसकी प्रोबेबिलिटी भी p आएगी, ओमेगा आई की वैल्यू 2 रखोगे, ओमेगा 2 की प्रोबेबिलिटी भी स्मॉल p आएगी, 3 की वैल्यू भी स्मॉल p आएगी, ऐसे ओमेगा n की वैल्यू भी p आएगी। मतलब यहाँ पे p कितनी बार जोड़ा गया है, n टाइम्स जोड़ा गया है,
क्योंकि आई की वैल्यू 1 से n तक जाती है। और बराबर कितना आया है, 1 आया है। तो यार एक p में एक p जोड़ो, यानी p को 2 बार जोड़ोगे 2p होगा, 3 बार जोड़ोगे 3p होगा, तो n बार जोड़ोगे तो np आएगा। मतलब इन सभी का सम अगर n टाइम्स किया गया तो np आ गया और बराबर है 1। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 भाई है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये फॉर्मूला कई जगह काम आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, एक और बात, अगर हम मान लें कि जो सैंपल स्पेस है उसमें n एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट या सैंपल पॉइंट्स या आउटकम्स इन सैंपल स्पेस इज n, और जिस भी इवेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें टोटल m एलिमेंट हैं और हर एक आउटकम इक्वली लाइकली है, तो उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, m डिवाइड बाई n, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई जो है डिवाइड कर दो टोटल पॉसिबल आउटकम से। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब होगा सैंपल स्पेस में आउटकम्स है, और ये क्या हो जाएगा, जो भी इवेंट निकाला जाए उसके फेवर में जो आउटकम्स हैं, यानी कि है ना। ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा कि मैं इसको उठा के बाद में लिखूं, है ना, पहले ये लिखूं। ठीक है, तो P ये समझ आ गया, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। अब जो छोटी क्लास में आप पढ़ते थे 9th-10th में, उसमें यही फॉर्मूला लगता था प्रोबेबिलिटी का। ऐसा क्यों होता था, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप परिचित होगे। ये तब लगता है जब सारी जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं, और क्लास 9th-10th में आपको वही ज़्यादातर क्वेश्चन दिए जाते थे जिसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स आती थी, है ना। जैसे हेड टेल वाले क्वेश्चन में जितनी प्रोबेबिलिटी हेड आने की होती थी उतनी टेल आने की होती थी, है ना। जैसे एक डाइस उछाला गया, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता था, सबके आने के चांसेस बराबर बराबर थे, 1/6 1/6 1/6। तो उस तरह के क्वेश्चन जिसमें हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है ना, उसमें ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करते हो। ठीक है, अच्छा, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और आप याद रखना क्वेश्चन करने के लिए। पहला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेम चीज आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था, बट सेट वाले चैप्टर में यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट था, याद करो, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हटा के क्या दिया गया, प्रोबेबिलिटी दी गई है। सेम फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरी बात, ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए नोट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी। सेम फॉर्मूला आपने फिर से सेट थ्योरी में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, बस वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट था और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट थे। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट सैंपल स्पेस काम करता है और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है, इसलिए यहाँ पे 1 दिया गया। ठीक, क्लियर होगी बात। तो ये चीज़ें आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कार्ड्स के ऊपर है। अगर आपको कार्ड्स में कोई भी दिक्कत है कि कितने कार्ड होते हैं, कितने काले होते हैं, कितने लाल होते हैं, कौन कौन सा चीज़ होती है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। छोटी सी वीडियो है, इस तरह से पढ़ा है कि आप कार्ड को कभी भूलोगे नहीं कि कितने कार्ड होते हैं, कौन कौन सा क्या क्या होता है, क्या क्या नाम होते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि एक कार्ड ड्रॉ किया जाता है वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कार्ड की कोई गड्डी है जिसमें 52 कार्ड है, उनमें से एक कार्ड निकाला जाए अगर, ठीक है। इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी ए डायमंड। देखो जो आप याद रखना, हर्ट क्लब स्पेड डायमंड, हर्ट क्लब स्पेड डायमंड जो होते हैं ये 4 टीम्स होती हैं, आप समझ सकते हो, 4 सेनाएं होती हैं राजाओं की, ठीक है, जिसमें हर एक में एक एक किंग होता है, ठीक है। किंग को मिला के 13 मेंबर होते हैं, तो टोटल कार्ड 52 हो गए, 13 चौक के 52, ठीक है। तो मतलब जो डायमंड है उसके भी कितने कार्ड्स होंगे, 13 कार्ड्स होंगे, बस आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है। प्रोबेबिलिटी कि एक डायमंड आएगा उसके लिए हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स कितने डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने। डायमंड के कार्ड होते हैं 13 और टोटल कार्ड्स होते हैं 52, तो 13 एकम 13, 13 चौक के 52, यानी कि 1/4। फिर से बोल रहा हूँ, आप याद रखना, हर्ट क्लब स्पेस डायमंड स्पेड डायमंड, हर्ट क्लब स्पेड डायमंड, ठीक है। सब में 13 कार्ड होते हैं। आप यूँ समझ लो कि ये 4 राजाओं की सेनाएं हैं जिसमें बराबर बराबर मेंबर है राजा को मिला के, 13 13 13, ठीक है। हर्ट जो होता है ये रेड कलर का होता है और जो डायमंड होता है ये भी रेड कलर का होता है, बाकी ब्लैक होते हैं, ठीक है, बाकी ब्लैक होते हैं, यानी कि क्लब ब्लैक होता है, ठीक है, और स्पेड भी ब्लैक होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ऐसे याद रखना कि ये दोनों ब्लैक होते हैं, ठीक है, और हर्ट रेड होता है और डायमंड भी रेड कलर का होता है, ठीक है। तो मतलब 13 पत्ते लाल होते हैं, 13 पत्ते काले होते हैं, ठीक। अच्छा,
आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया नॉट एन एस, इक्का ना हो। अच्छा, हर 13 में एक एक इक्का होता है, यानी कि इस 13 की टीम में एक इक्का, इसमें भी एक इक्का, इसमें भी एक इक्का, इसमें भी एक इक्का। इक्का वो वाला कार्ड होता है जिसपे 1 लिखा होता है नंबर में, ठीक है। तो मतलब टोटल 4 इक्के होते हैं, ठीक है। तो अगर 4 इक्के हैं तो ऐसे कितने कार्ड हैं जो इक्के नहीं है? टोटल 52 कार्ड हैं, 52 में से 4 हटा दो, 48 बचेंगे, यानी 48 कार्ड्स ऐसे हैं जो इक्के नहीं है। हमसे बोला गया नॉट एन एस, ठीक है। तो नॉट एन एस यानी कि टोटल 48 कार्ड ऐसे हैं जो इक्के नहीं है, टोटल कार्ड है 52, तो 48 डिवाइड बाई 52 यानी कि 12/13 काट के आ जाएगा। कौन सी प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम? ये वाला, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। नॉट एन एस जो इक्के नहीं है, इनके फेवर में कितने कार्ड हैं? 48 डिवाइड बाई टोटल सैंपल स्पेस में कितने कार्ड हैं? 52, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? अगला है ए ब्लैक कार्ड, ठीक है। ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड मतलब क्या? ब्लैक कौन होता है? क्लब होता है और स्पेड होता है, यानी इन्होंने हिंट में दिया भी हुआ है। मैंने क्या बोला? ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 13 और 13 26, ठीक है। तो ब्लैक कार्ड क्या? 26/52 यानी कि 1/2। अगला है नोट ए डायमंड, डायमंड नहीं है। एक बात बताओ यार, ठीक है, D4 डायमंड, 13 कार्ड ये डायमंड वाले हैं, तो इनको हटा दो। तो 13 दूनी 26, 26 में 13 जोड़ोगे 39, यानी कि 39 कार्ड ऐसे हैं जो डायमंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड। और हमने अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड निकाली थी ना, यहाँ पे कितनी? 1/4, तो यानी कि 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगला है प्रोबेबिलिटी नोट ए ब्लैक कार्ड, भाई जो ब्लैक नहीं होगा वो रेड होगा, और रेड कितने होते हैं? 26, 26/52 यानी 1/2, ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जरा एग्जाम्पल नंबर 6 की। और फिर से कह रहा हूँ, अगर कार्ड के बारे में बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लो, ठीक। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर जो 6 है, एग्जाम्पल नंबर जो 6 है, इसमें क्या बोला गया? इसमें कह रहे हैं ए बैग कंटेन्स 9 डिस्क, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी हो गई? 9, ऑफ विच 4 आर रेड, यानी कि नंबर ऑफ रेड डिस्क कितनी हो गई? 4, 3 आर ब्लू, ब्लू डिस्क कितनी हो गई? 3, 2 आर येलो, यानी कि येलो डिस्क कितनी हो गई? 2। हमसे बोला गया है द डिस्क आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, सिमिलर है शेप साइज में, मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आएगी, इक्वली लाइकली, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटीज है सबकी। आगे बोला गया डिस्क इज ड्रॉन, ए डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड, येलो, ब्लू, नॉट ब्लू, आइदर रेड और ब्लू, ठीक है। तो पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी रेड डिस्क की होगी। तो यार जब सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, क्योंकि सब शेप साइज में एक जैसे ही हैं, हम कोई फर्क नहीं कर पा रहे हैं ऐसे, अगर बिना देखे निकाला गया रैंडमली, है ना, तो सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। यानी ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ रेड डिस्क डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्क। तो अगर हम रेड की बात कर रहे हैं तो रेड कितनी है जनाब? रेड है 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, टोटल नीचे आएगा, टोटल कितना है? 9, तो 9 नीचे आएगा, यानी 4/9। अगला क्या निकालना है? येलो डिस्क की, और येलो है कितनी? येलो है 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 2/9। फिर हमें निकालना है ब्लू की, ब्लू कितनी है जनाब? ब्लू है 3, तो 3/9, 3/9 का मतलब 1/3। अगला किसकी निकालनी है? नॉट ब्लू डिस्क, जो ब्लू ना हो, जो ब्लू ना हो मतलब ब्लू हटा दो जनाब, ब्लू हटा दिया तो कौन कौन बचा? रेड बच गया, येलो बच गया, दोनों को जोड़ लो, 4 + 2 6/9, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/9, यानी कि 2/3। या तो आप ऐसे निकालो, या फिर नॉट ब्लू डिस्क को ऐसे भी निकाला सकता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू डिस्क, और ब्लू हमने वो भी ऊपर निकाला, तो 1 - 1/3 यानी कि 2/3, कैसे भी करो। अगला है आइदर रेड और ब्लू डिस्क, चाहे वो रेड हो चाहे ब्लू हो। तो रेड कितनी है? 4, ब्लू कितनी है? 3, तो 4 और 3 जोड़ा 7 आया, डिवाइड बाई 9 यानी 7/9, ठीक है। यही चीज़ हमने वहाँ भी पढ़ा था कि जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उनको अलग अलग निकाल के जोड़ भी सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, है ना। रेड और ब्लू की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल के जोड़ लो, तब भी आपको 7/9 ही मिलेगा, क्योंकि रेड है 4 तो ये 4/9, ब्लू है 3 तो 3/9, तो 4 और 3 7/9, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है? कह रहा है कि 2 स्टूडेंट हैं, अनिल और आशिमा, जो किसी एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि अनिल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा वो है 0.05, और आशिमा क्वालिफाई कर लेगी एग्ज़ाम को वो है 0.10, और दोनों के दोनों ही क्वालिफाई कर लेंगे एग्ज़ाम को, वो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.02।
हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इन तीनों केसेस की। पहला क्या कि दोनों अनिल और आसिमा क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहले पार्ट 1 की बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलो पहले जो जो इन्फॉर्मेशन हमें है मिली है उसको हिसाब से उसको अच्छे से नोट करके लिखते हैं। तो मैंने पहले लिखा लेट ई बी द इवेंट दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम एंड एफ बी द इवेंट दैट आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जाम। तो ई किसके एग्जाम पास करने का इवेंट हो गया, अनिल के। एफ किसके एग्जाम पास करने का इवेंट हो गया, आशिमा के। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि अनिल जो पास करता है एग्जाम उसकी कितनी है, 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी आशिमा पास कर लेगी एग्जाम को, क्वालिफाई कर लेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.10। और दोनों पास करेंगे उसको हम कैसे दिखाएंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से मतलब क्या कि ई एंड एफ दोनों पास कर लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.02। अब जो फर्स्ट पार्ट में पूछा है वो क्या है, ध्यान से देखना। मतलब अनिल भी एग्जाम पास ना करे, आसिमा भी ना करे। अगर पास करने की प्रोबेबिलिटी को हम ई बोल रहे हैं तो पास ना करने की प्रोबेबिलिटी को हम किससे दिखाएंगे, ई डैश से। ई नोट होगा उसका मतलब। ऐसे ही आसिमा वाले इवेंट के पास करने को हम एफ बोल रहे हैं तो पास ना करने को एफ डैश बोलेंगे। अब अनिल भी पास ना करे यानी कि ई डैश, और आसिमा भी पास ना करे यानी कि एफ डैश। तो ई डैश और एफ डैश का इंटरसेक्शन ही तो पूछा गया है पार्ट ए में। तो पार्ट ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश एंड एफ डैश, यानी कि आसिमा भी पास ना कर पाए और अनिल भी पास ना कर पाए। ठीक है, उल्टा नाम बोल दिया मैंने, यहाँ पे अनिल है, ये आसिमा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे भाई, आपने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी थी ना चैप्टर नंबर 1 में, वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते थे, यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अप्लाई यहाँ भी होती है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर अलग अलग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो इसको उलट दो। मतलब अगर ये इंटरसेक्शन है तो इसको यूनियन में चेंज कर दो, और जो ये अलग अलग कॉम्प्लीमेंट था ये ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा। ये याद करो, ये हमने पढ़ा हुआ है। और किसी भी चीज़ का अगर नॉट निकालना है या कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अपने पास फॉर्मूला है, 1 में से उसको माइनस कर दो। देखो मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है ये फॉर्मूला, अगर जिसको याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो यहाँ बताया। जैसे अगर एक ए नोट का प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से ए को माइनस कर दो। इसी तरह से मान लो कि अगर ए यूनियन बी नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर दो। यानी जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है ना उसी को माइनस करना है, कॉम्प्लीमेंट हटा के। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे अगर मैं यही फॉर्मूला यूज करूँ, देखो इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो 1 में से इसी को माइनस कर दो बस। ठीक, अब 1 माइनस तो अपनी जगह रहा। ई यूनियन एफ का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ई यूनियन एफ का फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस इनका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है जनाब, 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है, 0.10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी है, 0.02। है ना, इनको सॉल्व कर लो यार, है ना, इनको सोल्व करोगे 0.15 माइनस 0.02 यानी 0.13। 1 माइनस 0.13 करोगे 0.87। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गई बात। तो मतलब कि ना तो आसिमा और ना ही दूसरे वाले का नाम क्या था, अनिल, ना तो अनिल ना तो आसिमा पास कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है इतनी। ठीक, अच्छा इसके पार्ट बी में क्या पूछा गया, पार्ट ए तो समझ में आ गया होगा। पार्ट बी में कह रहा है एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, मतलब कम से कम एक क्वालिफाई ना कर पाए। तो हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। इसके लिए टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, जो कि 1 होता है, उसमें से वो वाला केस माइनस कर दो जिसमें दोनों ने क्वालिफाई किया। अगर मैं वो वाला केस टोटल में से निकाल दूं कि जब दोनों क्वालिफाई कर रहे थे, तो वही केस तो बचेंगे ना जब कम से कम किसी एक ने नहीं किया होगा। तो यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से मैंने जब दोनों क्वालिफाई कर जा रहे थे, यानी कि उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हटा दी। ठीक है, जब दोनों क्वालिफाई कर रहे थे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.02, ये हटा दिया। ठीक है, तो कितना बचा, 0.98। तो ये है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। अगला हमसे पूछा है ओनली वन विल क्वालिफाई, इसके थर्ड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, यानी उनमें से कोई एक ही क्वालिफाई करे। अब ओनली वन क्वालिफाई करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ध्यान से देखो। इसकी सिंपल सी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो
प्रोबेबिलिटी उनके यूनियन की, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये वेन डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। किससे समझ में आएगा अच्छे से? वेन डायग्राम से। कैसे? मान लो ये टोटल प्रोबेबिलिटी यानी सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब इसमें से ये मान लो अनिल के लिए मैंने सर्कल खींचा और ये मान लो आशिमा के लिए सर्कल खींचा, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको हाईलाइट जो हुआ पड़ा ना इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ये किसके लिए? अनिल के लिए, यानी अनिल वाले को हमने ई से दिखाया है, अनिल वाले को हमने किससे दिखाया है? ई से, और आशिमा वाले को किससे दिखाया है? एफ से, ठीक है। तो कह रहा है ओनली वन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले देखा यूनियन क्या होता है, यूनियन में ये सारा आ जाएगा, यूनियन में ये सारा आ जाएगा। तो मैंने यूनियन की प्रोबेबिलिटी ही निकाल ली, यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली? यूनियन की। लेकिन जैसे ही मैंने यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकाली तो मैंने देखा यार मुझे तो ओनली वन निकालना था, तो इतना हिस्सा तो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ इसने पास किया, ठीक है। ये वाला हिस्सा भी ठीक लग रहा है, सिर्फ इसने पास किया, लेकिन ये वाला हिस्सा गड़बड़ लग रहा है, इसमें तो दोनों ही पास कर ले रहे, ये इनके इंटरसेक्शन वाला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कहूँगा कि यार मुझे इसका इंटरसेक्शन वाला हिस्सा तो चाहिए ही नहीं ना, मुझे इसका इंटरसेक्शन वाला हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए जिसमें सिर्फ अनिल पास कर रहा है एग्ज़ाम को, और मुझे सिर्फ ये हिस्सा चाहिए जिसमें सिर्फ आसिमा पास कर रही है एग्ज़ाम को। मतलब क्या कि जो मैंने यूनियन निकाला था, ठीक है, जो मैंने यूनियन निकाला था ये पूरा, उसमें से मुझे ये इंटरसेक्शन वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा, ये नहीं चाहिए मुझे। तो यूनियन में से मैंने इंटरसेक्शन माइनस कर दिया, तो देखो क्या बचा, वही तो बचा जिसमें कोई एक ही पास कर रहा है, एग्जैक्टली वन। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे ई यूनियन एफ कितना है? 0.13। अरे ये कैसे पता लग गया? यहाँ से पता लगा सर। देखो ई यूनियन एफ को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, कितना आया है? 0.13, तो ये 0.13 आ गया। और इंटरसेक्शन तो हमें शुरू में ही दिया था 0.02, तो इसमें से माइनस करोगे 0.11 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं ज़रा एग्जाम्पल नंबर 8 की। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है ना जनाब, ये भी आसान सा है। इसमें क्या बोला गया है सर? इसमें कह रहा है कि कोई एक कमिटी है 2 पर्सन की, जिसमें से जो 2 पर्सन सेलेक्ट किए जाने वो कहाँ सेलेक्ट करने हैं? 2 आदमियों में से 2 औरतों में से। यानी कि कमिटी के अंदर टोटल हमें सेलेक्ट करना है 2 लोगों को ही, लेकिन 2 लोगों को हम कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं? 2 आदमी और 2 औरतें, यानी टोटल 4 लोग उम्मीदवार हैं, और इन 4 उम्मीदवारों में से मुझे 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। अब आगे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी विल हैव नो मैन, 1 मैन, 2 मैन। एक बात बताओ यार, टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है? 2, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मैन है, 2 वुमेन है, और जो हमें सेलेक्ट करना है वो 2 पर्सन को ही करना है, ठीक है। तो अगर कोई भी आदमी सेलेक्ट नहीं करोगे, आदमी में से कोई भी सेलेक्ट नहीं किया, तो सिलेक्शन औरतों के पास से हुआ होगा, और औरतें भी कितनी है? 2, यानी कि इन्हीं 2 औरतों में से आपने 2 लोगों को सेलेक्ट किया। सिलेक्शन को जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ ना, यानी कॉम्बिनेशन से दिखाया जाता है, ठीक है। ये तो हमने 7वें चैप्टर में सीखा हुआ है। नहीं आता अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 7 देखो, बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाया हुआ है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मैन क्या हो जाएगा भाई? नो मैन मतलब नो मैन के फिर में कौन है? वुमेन में से सेलेक्ट करोगे, यानी 2C2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो भी सिलेक्शन हो सकते हैं। टोटल 4 लोग थे, 4 में से 2 लोगों को सेलेक्ट किया जाना है। भाई नीचे टोटल लिखोगे ना, तो टोटल 4 लोग हैं, 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो 4C2 है ना। 2C2 NCN तो 1 ही होता है यार, और 4C2 को कैलकुलेट कर लोगे 6 आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको आती होगी NCR वाली, ठीक है। तो ये 1/6 हो गया। इसी तरह से दूसरे पार्ट में कहा गया है 1 मैन। अब एक आदमी, मतलब आदमियों में से, मैन में से एक ही सेलेक्ट करना है, लेकिन टोटल तो 2 बंदे ही चाहिए अपने को, तो एक उम्मीदवार औरतों में से सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि यहाँ 2 आदमियों में से एक सेलेक्ट करोगे, काम खत्म नहीं हुआ, मल्टीप्लाई लगाओगे, इस औरतों में से भी एक सेलेक्ट करना होगा, 2 आदमी में से एक, यानी कि जो मैन है 2, इसमें से एक को सेलेक्ट किया, लेकिन हमें 2 सेलेक्ट करने थे, एक की कमी पड़ रही है, तो औरतें जो हैं 2, उनमें से भी एक सेलेक्ट करोगे। तो यानी कि 2C1 ऊपर आ जाएगा सेलेक्ट करने का तरीका। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 6। क्यों? 4C2 ही आएगा ना यहाँ पर भी नीचे यार, तो वो तो 6 ही रहना है। जैसे 4C2 एक जगह कैलकुलेट कर लिया 6 है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। 2C1 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 यानी 4/6, 4/6 कितना होता है? 2/3। अगला क्या कह रहा है? नो मैन, सॉरी 2 मैन, ठीक है, 2 मैन, तो मतलब दोनों के दोनों आदमी हो, तो
तो मतलब इस बार औरतें नहीं होंगी, तो यानी फिर से 2C2 डिवाइड बाई 4C2 आएगा, है ना। मैथमेटिकली तो एक जैसे ही बने, हालांकि सेंस चेंज है। यहाँ पे दो औरतों में से दोनों के दोनों चुने गए हैं, यहाँ पे दोनों आदमियों में से, लेकिन मैथमेटिकली देखें तो ये तो कैलकुलेशन तो सेम आएगी ना। तो यानी इसका आंसर 1/6 आया, तो इसमें क्यों दिमाग लगाएं, इसका भी 1/6 आया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगली वीडियो में हम 14.2 शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना ही। ठीक है, तो अगर कुछ भी आपको ऐसा है जो समझ में नहीं आया है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।